Assalamualaikum. We are live from the listener.pk's account. I hope you all are doing well. और जो आज का लाइव सेशन है, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन ग्रीफ एंड लॉस ऑफ ए लव्ड वन. तो आज हम डिटेल में बात करेंगे ग्रीफ क्या होता है, ग्रीफ की स्टेजेस क्या होती हैं, किस तरह से आपका ग्रीफ या लॉस ऑफ ए लव्ड वन, किसी लव्ड वन की डेथ, कुड बी फैमिली, कुड बी फ्रेंड, किसी की भी डेथ आपकी लाइफ को इम्पैक्ट, आपकी पर्सनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ को और आपकी पर्सनल लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है. So we are going to discuss all of this in detail with our today's psychologist. और जैसे भी हमें ज्वाइन करती हैं हम अपना लाइव सेशन के साथ स्टार्ट कर देंगे. So for the people who are just joining in and for the people who are not very familiar with the listener.pk, we offer free therapy sessions every Saturday. तो आज जिस तरह से सैटरडे है और आप फ्री थेरेपी सेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या हमारे फेसबुक के ऊपर. आप हमें मैसेज के अंदर अपना नंबर और नेम ड्रॉप कर दें और वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स विल कॉल यू टू बुक द सेशन. तो सिर्फ सैटरडे, ओनली फॉर सैटरडे वी ऑफर फ्री थेरेपी सेशन. सो आई वुड सजेस्ट, पर्सनली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू at least go and try getting a therapy session. So आज क्योंकि free therapy day है, you can do that as well. You can book a free therapy session for yourself. You just have to drop us a message, inbox कर दें हमें Facebook पर या फिर हमें Instagram के ऊपर. तो हम आपका फ्री सेशन बुक कर देंगे. अभी वी आर गोइंग टू वेट फॉर टुडे साइकोलॉजिस्ट. और जैसे वो हमें रिक्वेस्ट सेंड करती हैं हम हमारा आज का लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे. आई एक्चुअली डू सी हर वे हियर. लेट्स जस्ट ट्राई सेंडिंग हर रिक्वेस्ट ताकि इसके बाद हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर सकें. ओके, आई हैव सेंट हर टू एक्चुअली हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम हर एज़ वेल. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेशन. और हमारा जो आज का लाइव सेशन इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग. और अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. How are you? I'm good. How are you? Alhamdulillah, I'm very fine. All right. So, shall we start this session, Namra? Yes, am I audible? Yes, you're completely fine. You're Okay. all right. So, Namra Javed Sheikh over here, she's our psychologist today for today's live session. Or Namra is a public relation officer as well and is also working as a student counselor. So, Namra, if there's anything you would like to add in your introduction, please go ahead. No, that's appropriate. Thank you. All right. So, we'll start with the questions then. Okay, yes, sure. Okay, so हमारा जो आज का लाइव सेशन इट इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बिटवीन ग्रीफ एंड लॉस ऑफ अ लव्ड वन. कि ग्रीफ किस तरह से आपकी जो लव्ड वन की लॉस, कुड बी फैमिली, कुड बी फ्रेंड, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से वो अफेक्ट करता है. नम्रा, सबसे स्टार्ट करते हैं कि एक लॉस ऑफ अ लव्ड वन का जो ग्रीफ होता है, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ ग्रीफ्स. Okay. Mariam, before moving forward, I would like to let you people know about what actually grief is. Grief is basically a natural emotional response to the loss of someone very close, might be a family member or a friend. कोई भी जो आपके बहुत क्लोज है, जब वो आपसे डिटैच हो जाते हैं, किसी वजह से वो दूर हो जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, तो वो जो बेसिकली एक आप फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज़ नोन एज ग्रीफ. और एक और बहुत रिलेटेड टर्म है विच इज़ नोन एज ब्रीवमेंट, जो कि बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन है. वो स्पेसिफिकली एक टाइम ड्यूरेशन है कि जब एक्चुअली में जो पर्सन ग्रीफ एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो वो जो ग्रीफ एक्सपीरियंस करने का एक दौरानिया है, दैट इज़ नोन एज ब्रीवमेंट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स योर क्वेश्चन, मरियम, ग्रीफ एक बहुत डाइवर्स टर्मिनोलॉजी है. वी कैन नॉट से दिस थिंग के अगर किसी पर्सन की, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो जस्ट वो जब वो चीज़ अक्कर होती है तभी वी कैन कॉल इट एज अ ग्रीफ. इट्स नॉट लाइक दैट. माइट बी पॉसिबल कि किसी की जॉब चली जाती है, तब भी एक्चुअली में जो उनके ऊपर एक सिचुएशन होती है, जो एक्सपीरियंस वो इमोशंस जिस तरह के कर सकते हैं, वो भी ग्रीफ कहलाता है. किसी लव्ड वन की किसी सीरियस इलनेस के बारे में अगर उन्हें पता चलता है, तब भी इट माइट बी पॉसिबल कि तब भी उनको जो वो जिस तरह की फीलिंग्स वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी ग्रीफ कहला सकती है. तो बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज. वन इज द नॉर्मल ग्रीफ एंड द अदर इज द कॉम्प्लिकेटेड वन. जो नॉर्मल है वो विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू मंथ्स वो मैनेजेबल है, वो इतना प्रोलॉन्ग्ड नहीं है, जिसमें कभी किसी के जैसे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, कभी कोई ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर लेता है, तब जो सिचुएशन आती है वो भी ग्रीफ होता है ऑब्वियसली. या किसी की जैसे अनएम्प्लॉयड हो जाता है कोई. बट एज फार एज द कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ इज कंसर्न, तो उसमें हम इसको कह सकते हैं कि ये जो आपका जो बहुत करीबी है, जब उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो एक्चुअली में जो आपका एक जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो थोड़ा
कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ होता है, बिकॉज दैट इज इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड, वो थोड़ा लंबा चलता है। ठीक हो गया, सही हो गया। सो नम्रा, यू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट ग्रीफ इज। तो अब हम ग्रीफ के अगर स्टेजेस पे आ जाए, डू वी हैव एनी स्टेजेस फॉर ग्रीफ एज वेल? यस, ऑफ कोर्स इसकी 5 स्टेजेस हैं। बेसिकली देयर आर 5 स्टेजेस जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करती हैं। द फर्स्ट इज द डिनायल, देन कम्स एंगर, देन इज द बार्गेनिंग, द फोर्थ वन इज डिप्रेशन एंड द लास्ट इज एक्सेप्टेंस। अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें तो दिस इज क्वाइट कॉमन। जो डिनायल का फेज है, इसमें बेसिकली होता है कि जो पर्सन है वो रिफ्यूज कर देता है ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने में। लाइक दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस थिंग दैट द लव्ड वन इज नो मोर। वो एक डिनाइल के फेज में आ जाते हैं, और जब वो इस चीज़ से डिनाई कर देते हैं तो दे प्रेफर टू रिमेन आइसोलेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली वो रियलिटी से स्केप करने के लिए फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो फिर उनकी कोशिश होती है कि हम आइसोलेटेड रहें। अमूमन हमने जो कभी फ्यूनरल्स पे अगर गए हों तो मोस्ट कॉमनली हमने जो स्टेटमेंट्स सुनी होती हैं वो यही होती हैं कि भाई दिस कैन नॉट हैपन, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी स्टेटमेंट्स डिनाइल के फेज को रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो कभी किसी के बहुत करीबी की जब डेथ हो जाती है तो अमूमन ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं। देन द सेकेंड स्टेज इज एंगर। ऑब्वियसली फिर वो आपको पता है एक इमोशनल आउटबर्स्ट उनका एक आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, रेज आ जाता है। पर्सन अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है या मेरे ही साथ हमेशा ऐसा होता है। देन आ जाता है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये एक स्टेज है। इसमें बेसिकली पर्सन की एक मेंटल नेगोशिएशन चल रही होती है। वो इफ स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं कि जैसे अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा होता तो ऐसे ना होता। मतलब कि लाइक वो हमेशा उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि अगर हम, जैसे फॉर सपोज कि अगर मैं उस हॉस्पिटल में ले जाती तो आज वो शायद मेरे पास होते, आज वो अलाइव होते, मेरे साथ होते। तो मतलब उनके वो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट चल रही होती है माइंड के अंदर, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते चीज़ों को, तो ऑब्वियसली वो इफ्स एंड बट्स में पड़ जाते हैं। देन डिप्रेशन आ जाता है। वी ऑल मस्ट बी फेमिलियर ऑफ इट। डिप्रेशन की जो सिम्टम्स हैं जिसमें सैडनेस है, होपलेसनेस है, लोनलीनेस है, ये सारी चीज़ें इंसान एक्सपीरियंस करता है। द लास्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में ये है कि ऑब्वियसली एक फिर टाइम पीरियड के बाद वो एक एक्सेप्टेंस जोन में आने लग जाते हैं। दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट दैट द लव्ड वन इज नो मोर। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड दिस न्यू रियलिटी इज परमानेंट। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली वो फिर उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, लेकिन फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो इस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेजेस, ठीक हो गया, स्टेजेस हो गई। तो अब अगर हम आ जाए इसका रिलेशनशिप इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ के ऊपर, ग्रीफ का, स्पेशली ग्रीफ जो होता है लॉस ऑफ अ लव्ड वन का, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन वंस मेंटल हेल्थ? देखिए, ऑब्वियसली ग्रीफ इन इटसेल्फ ये एक अनस्टेबल चीज़ है ना, अनस्टेबल फिनोमेना है। इसमें जितने भी जो सिम्टम्स इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सैडनेस है, होपलेसनेस है, लोनलीनेस है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन का जो जो मेजर उसके जो क्राइटेरियाज है उसमें यही चीज़ें हैं कि लो मूड होता है। जो जो मेजर क्राइटेरिया है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, जो दो ही इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो एक है लो मूड एंड द सेकंड इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट नहीं होता, दिल नहीं लगता, काम करने का दिल नहीं करता। तो ऑब्वियसली कि यही सारी सिम्टम्स हैं जो कि ग्रीफ की सिम्टमोलॉजी से थोड़ी को रिलेट करती हैं। तो ऑब्वियसली अगर ग्रीफ प्रोलॉन्ग्ड रहेगा तो वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है टुवर्ड्स एनी मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक हो गया। तो फर्दर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं नम्रा, हाउ डू दे अफेक्ट पर्सनल लाइफ? अब ग्रीफ है, यू ग्रीविंग, एक्सेप्टेंस में मसला, डिनाइल है, सब कुछ है, मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। I've actually experienced panic attack as well after losing someone very close to me. So how does that affect personal life? देखिए, पर्सनल लाइफ ऑब्वियसली एज वेल एज द प्रोफेशनल लाइफ आप पूरे ही अफेक्टेड होते हो। आपका जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली एक चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है उससे फिर एक निकलने में ऑब्वियसली वो एक टाइम भी लगता है, फिर माइंड उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में ऑब्वियसली वो चीज़ टाइम कंज्यूमिंग होती है। बट जो मेजर चेंजेस आती हैं, सबसे मेजर चेंज तो आपको पता है, सबसे पहले तो इमोशनल चेंजेस आती हैं। इंसान के नेगेटिव इमोशंस जनरेट होने लग जाते हैं। आप हर चीज़ में ना इम्पल्सिव हो जाते हैं।
आपको समझ नहीं आ रही होती चीज़ें प्रोसेस नहीं हो रही होती, ज़्यादातर आपका मूड अपसेट रहता है, सैड रहते हैं, लोनलीनेस की फीलिंग्स होती हैं। उसके अलावा थॉट्स भी बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग टास्क्स, कोई भी मतलब आप फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं चीज़ों पे, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, ऑब्वियसली स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा आपकी एपेटाइट पुअर हो जाती है, आपकी सोशल इंटरेक्शन लिमिटेड हो जाती है। ऑब्वियसली जैसे हमने डिनाइल के फेज में अभी डिस्कस किया था कि ज़ाहिर है वो रियलिटी से दूर भागने के लिए फिर पर्सन क्या करता है, अपने आप को अकेला कर लेता है, आइसोलेटेड कर लेता है। तो वो जो एक चीज़ है, ऑब्वियसली जब आप आइसोलेटेड हो जाएंगे तो फिर आपकी सोशल इंटरेक्शन भी अल्टीमेटली लिमिटेड हो जाएगी ना, ऑब्वियसली। ठीक हो, सही हो। तो नम्रा, अगर हम आ जाए ग्रीफ का रिलेशनशिप रिग्रेट के साथ, यू लॉस्ट अ लव्ड वन एंड देन देयर कम्स रिग्रेट। रिग्रेट्स बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स होते हैं, कई दफ़ा हम ये बात नहीं कर सके, हम ये कह नहीं सके। सो हाउ डू यू थिंक रिग्रेट अफेक्ट्स ऑल ऑफ दिस? देखिए ऑब्वियसली पहले एक पर्सन डिफरेंट किस्म के वो इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसमें अगर उसमें ये रिग्रेटफुल बिहेवियर भी स्टार्ट हो जाएगा तो ज़ाहिर है वो चीज़ों को और एडवर्स कर देगा। रिग्रेट बेसिकली इसमें ना एक वो काश वाला एलिमेंट आ जाता है कि अगर तो काश वो अभी होते मेरे साथ तो मैं उनको ज़्यादा टाइम दे देती, अगर वो ज़िंदा होते, जो भी लव्ड वन है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जी। और एक और चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड कि लव्ड वन में इट्स नॉट स्पेसिफिक कि वो सिर्फ आपके स्पाउस हो सकते हैं या आपके पार्टनर, इंटीमेट पार्टनर हो सकता है, वो आपका चाइल्ड, मदर, फादर, कोई भी, मतलब आपकी इवन सिबलिंग, कोई फ्रेंड है, कोई भी है, वो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ अटैचमेंट। तो वो आपकी जितनी भी उसके साथ अटैचमेंट का लेवल है, और अगर आप में ये फिर रिग्रेट का भी एक फिनोमेना जनरेट हो जाएगा कि रिग्रेट भी आपको होने लग जाएगा साथ साथ, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें भी चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर देंगी, वो और मेंटल हेल्थ पे मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट डाल देंगी। ठीक हो गया। तो नम्रा, आ जाते हैं सोसाइटी के रोल के ऊपर। सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है व्हेन अ पर्सन इज ग्रीविंग। हमारी सोसाइटी ना किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, हमारे एक्सेप्टेंस से ज्यादा सोसाइटी के एक्सेप्टेंस का इशू हाँ है। तो हाँ, सही सोसाइटी बात है। क्या करना चाहिए? व्हाट इज द रोल ऑफ द सोसाइटी इन ऑल ऑफ दिस? सोसाइटी किस तरह से स्पेस दें, क्या करें, ऐसा कुछ कहें, क्या कर सकते हैं कि जस्ट टू हेल्प अ पर्सन आउट? देखिए मरियम, सोसाइटी का नो डाउट बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो इमीडिएट कम्युनिटी है, अगर वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ कर लें कि दूसरे किसी पर्सन को हमने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उनको हमने एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको पता है सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और ये हम लोग उस टाइम पे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, आइडिया नहीं होता, लेकिन जो पर्सन है, जो ग्रीविंग पर्सन है, उसकी लाइफ में ना इस चीज़ का बहुत रोल होता है। उस पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है अगर उसको किसी भी जगह से थोड़ा बहुत भी कोई सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर दे। इसमें यही है कि मतलब अगर कोई पर्सन है, वो अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड है, अगर वो फ्रेंड अवेलेबल रहे, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी का जो एक लेवल है वो 24/7 रहे, और वो जिस तरह से, जो ग्रीविंग पर्सन है, वो जिस भी तरह से एक्सप्रेस करे उसके उसके सामने, तो वो उसको एम्पैथेटिकली सुने, थोड़े ये अवॉइड करे बीच में जो होते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग इंस्ट्रक्शंस देने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो एडवाइजेस। देखिए एडवाइस करनी बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है एडवाइस करना, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे ना एडवाइस करना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि जो ग्रीविंग पर्सन है, ऑब्वियसली वो यही सोच रहा होता है कि मैंने सब कुछ फील किया, मैंने सब कुछ सफ़र किया, इस पर्सन पे तो ये चीज़ नहीं गुजरी, तो हाउ कुड ही हाउ कुड ही गिव मी दिस टाइप ऑफ एडवाइसेस, वो मुझे इस तरह की चीज़ें किस तरह से कह सकता है। तो ये चीज़ इसका ना इंस्टेड कि वो फिर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए, वो चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट कर देती है ग्रीविंग पर्सन के ऊपर। तो इसलिए ट्राई करें कि एडवाइसेस बहुत ज़्यादा ना करें, जितना हो सके एम्पैथेटिकली सुने, अगले के मूड को एक्सेप्ट करें। देखें, ग्रीव इज़ डिस्क्राइब्ड एज द रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। कभी भी मूड अप है, कभी डाउन है, ज़ाहिर है पर्सन के मूड स्विंग्स होंगे। उस टाइम पे दूसरे बंदे ने टेंट्रम्स नहीं दिखाने, उस टाइम पे उसने अपने मूड्स को, अपने इमोशनल कंट्रोल पे ज़रा थोड़ा जो है ना वो काबू रखना है, स्टेबल रहना है, और ज़्यादा फोकस ऑफ अटेंशन उस पर्सन पे होना चाहिए कि जिसने एक्चुअली में सफ़र की है। एग्जैक्टली।
तो ठीक हो गया। तो अब हम आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर। हर बंदे का ना ग्रीव का स्टाइल डिफरेंट होता है, यू ग्रीविंग इन अ डिफरेंट वे। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं, लेकिन अंदर से आपको हमेशा दुख रहता है। अब सोसाइटी इस चीज़ को भी नहीं एक्सेप्ट करती। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा, इफ दे क्राइंग अ लॉट, दे रिमेम्बरिंग देयर लव्ड वन, सोसाइटी को उससे भी मसला है। अगर कोई बंदा एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो अपनी नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं, दे हैविंग देयर नॉर्मल रूटीन बैक, तो सोसाइटी उस पर भी इशू क्रिएट करती है। तो हाउ हाउ डू यू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट होता है, लेट देम ग्रीव इन पीस? देखिए ये वही बात है कि ये डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन। आपको पता है हर इंसान है वो डिफरेंटली चीज़ों को परसीव करेगा। अब जैसे मेरे सामने है कोई अगर पर्सन है, फॉर सपोज कि अगर मेरा ये प्रोफेशन ना हो और मैं एक ले पर्सन हूँ और मेरे सामने कोई भी जिस भी तरह से वो जैसे उसकी किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो मेरी उसके बारे में परसेप्शन और होगी। लेकिन हम लोगों को ऑब्वियसली देखें एज अ सोसाइटी ज़्यादा तो हम लोग कुछ किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ऑब्वियसली हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि देखें हम ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि किसी की लेवल ऑफ अटैचमेंट कितनी है। अमूमन है लोग कभी कभी इतना उनका एक्सटेंट हो जाता है कि वो यानी कि वो मतलब उनसे वो चीज़ अनकंट्रोलेबल हो जाती है। कभी कभी लोगों को इतना सदमा लग जाता है कि वो इवन तो ये जो आपने कहा ना कि जो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, जिनको वाकई में बहुत सदमा लगता है उनका तो ये क्राइम बिहेवियर ही जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, वो तो बिल्कुल ही म्यूट हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। वहां पे भी फिर सोसाइटी को इश्यू है कि भाई ये रो नहीं रहा, इसको रुलाओ, ये रो। तो ये देखिए ये तो वही बात आ गई कि सोसाइटी तो किसी हाल में, आपको पता है वो आजकल का फिर एनवायरनमेंट भी ऐसा है, माशरा भी ऐसा है कि वो नहीं एक्सेप्टेंस जोन में नहीं लेकर आते बंदे को। वो फिर इंसान को खुद उस चीज़ पे कोप करना पड़ता है, खुद उस चीज़ से कुछ कोशिश करनी पड़ती है कि वो बाहर आए और फिर जो अपने इमीडिएट फेलोज हैं जितना हो सके वो उनका सपोर्ट लें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल मेरे हिसाब से जिनका आता है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का, रिलेटिव्स का ही आता है। क्योंकि देखें वो फिर अब खुद तो पर्सन जिस पे गुजरी है वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो बाकी सब हैं वो जितना हो सके उसके साथ रहें, उसे सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करें। इवन बाकी भी जो लोग हैं कि जो इस तरह के हैं कि जो बैकफायर कर रहे हैं या उस बंदे को टारगेट कर रहे हैं उसकी बिहेवियर के लिए स्पेसिफिकली, तो वो ऑब्वियसली उसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें समहाउ। तो इस तरह से ही चीज़ें जो है वो मैनेजेबल हो सकती है, इस तरह ही वर्किंग चल सकती है मोस्ट पॉसिबली। ठीक। तो अभी आपने बात की कि कोप करें, खुद से कोप करें किसी और तरीके से, सो व्हाट हेल्प्स एज अ, सॉरी सॉरी आपने क्या बोला, मैं सुन नहीं पाई। व्हाट एज अ कोपिंग मैकेनिज्म? फिर थेरेपी पे जाएं, किस तरह से कोप करें? का गिव बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल, यू हैविंग अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन बहुत इंक्रीज हो गया, हाउ डू दे हम्म, कोप विद इट? देखिए अगर हम ग्रीफ की बात करें या हम किसी और भी किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें तो जितने भी कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं वो टू सम एक्सटेंट सिमिलर ही हैं। लाइक अगर हम किसी एक की बात करें तो सबसे जो मुझे जो लगता है कि जो सबसे इफेक्टिव है वो ये है कि आप अगर जो जो सपोर्ट ग्रुप्स नहीं होते मरियम, वो आप यकीन करें उनका इतना इम्पैक्ट होता है ना। अगर आप कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें यही है कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट उसमें आपको ऐसे लोग देखने को मिलते हैं कि जिन्होंने एग्जैक्टली वही चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं जो आपने एक्सपीरियंस की हैं। तब आप में ये चीज़ ऑब्वियसली आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि भाई यू आर नॉट द वन, आप अकेले नहीं हैं कि जो ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और भी हैं लोग कि जो जिनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो बाकी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं। ये एक चीज़ हो सकती है, एक फैक्टर हो सकता है कि जिससे जो है वो एक पर्सन में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। उसके अलावा मतलब वो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खुद मतलब वो खुद उनको रीच आउट करें, खुद मिलें, जितना हो सके एक्सप्रेस करें उनके साथ। क्योंकि एक्सप्रेस करने से आप जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना आप चीज़ों से ऑब्वियसली वेंट आउट करेंगे आप चीज़ों को। तो ये भी इसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे कोपिंग स्ट्रेटजीज कह लें या आई डोंट नो व्हाट शुड आई कॉल इट, बट ये जो हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है ना मरियम, बिलीव यू मी कि इनका इतना बड़ा रोल होता है, इतना बड़ा। मैं अगर अपनी बात करूं, अभी हम थोड़ा टॉपिक से खैर हट गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा अपनी एग्जांपल कोट करूंगी कि जब मेरा भी कभी मूड ऑफ होता है या कभी मैं अपसेट होती हूँ, तो ऐसी एक्टिविटीज़ के जो करने में ज़रा मैं थोड़ा रिफ्रेशिंग महसूस करती हूँ। जैसे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट और क्रिएटिविटी का बहुत शौक है,
तो और म्यूजिक वगैरह का। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह के टास्क में अपने आप को एंगेज कर लूँ, एंड बिलीव यू मी कि मेरा मूड बिल्कुल अपराइट हो जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है, पर्सन को पता होता है कि उन क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं कि जो उनको स्टेबल रख सकती हैं, खुश रख सकती हैं, हैप्पी रख सकती हैं। तो वो अपने आप को कोशिश करें कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज करें, बिजी रखें जितना हो सके, क्योंकि जितना वो फारिग होंगे, जितना ज्यादा वो किसी भी काम में एंगेज नहीं होंगे, तो उतना ही उनके माइंड में ऑब्वियसली वो चीजें बार बार रन करती रहेंगी। ठीक हो गया, सही हो गया। So I guess we have discussed a lot of important points. So हमने सारी important चीज़ें discuss कर ली है. For the viewers जो लोग हमें इस टाइम पे live देख रहे हैं, if you have any sort of questions from Namra, please go ahead. और जब एक तक चीज हमारे पास questions आ रहे हैं एड, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन ये है कि बीच में आपने थेरेपी की भी बात की थी, तो ऑब्वियसली देखें, अगर तो एक पर्सन है, उससे अगर ऐसा फील हो रहा है कि अगर तो उनको वाकई में किसी काउंसलर की या किसी थेरेपिस्ट की नीड उन्हें फील हो रही है, तो उनको हेजिटेंट नहीं होना चाहिए किसी भी काउंसलर को विजिट करने में, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी में ये भी एक, आपको पता है, स्टीरियोटाइप बन गया कि नहीं भाई, इवन नॉर्मल लोग काउंसलर्स को, आपको पता है, विजिट करते हैं आजकल। तो मतलब नॉर्मल लोग भी इवन के करियर काउंसलिंग के लिए या बाकी भी ऐसे, मतलब फॉर सम सॉर्ट ऑफ सजेशंस या कुछ भी, जहाँ पे कहीं स्टक हो जाए। यूरोप में तो इन चीज़ों का बहुत एक्सपोजर है, वो तो इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा है कि भाई नहीं भाई, साइकोलॉजिस्ट को विजिट नहीं करना या कुछ। लेकिन अगर एक पर्सन को ऐसी नीड फील हो रही है कि नहीं भाई, मेरा मसला अब इन चीज़ों से नहीं मैं कोप कर पा रहा हूँ, तो उनको विजिट कर लेना चाहिए। और वो वहाँ पे भी ऑब्वियसली जो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स जो इफेक्टिव हैं इस सिनेरियो में, वो माइंडफुलनेस हो सकती है, जिसमें रिलैक्सेशन टेक्निक है, जिसमें पीएमआर है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, ये सब टेक्निक्स हैं। इसके अलावा सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें ऑब्वियसली वो जितने भी जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं पर्सन के, उनको वो रीस्ट्रक्चर करते हैं, रीफ्रेम करते हैं। ये सारी चीज़ें भी मतलब बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये विदाउट काउंसलर्स असिस्टेंस या थेरेपिस्ट की असिस्टेंस के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। So there's a question from Aslam Khan. It says कि what kind of support groups are you talking about? सपोर्ट ग्रुप्स, ये जितने भी जो एनजीओज होते हैं, कभी ये पता नहीं विजिट किया है लोगों ने या नहीं, लेकिन एनजीओज यहाँ पे एबटाबाद में दारुल अमान के नाम से एक जगह है, जहाँ पे वो लोग होते हैं बेसिकली कि जो ऑब्वियसली कि जिनका कोई रहने का या बाकी जो, मतलब कि स्पेशली जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, कि मतलब कि जो या तो किसी वजह से उनको घर वाले डिसोन कर देते हैं, या वो खुद किसी वजह से उनके कोई ऐसे प्रॉब्लम्स रहे होते हैं कि जिसकी वजह से उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, या वट एवर द रीजन। तो वो एक ऐसी जगह है, मतलब ये तो मैं एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ। वहाँ पे हम लोगों का एक विजिट हुआ था, और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारी फीमेल्स थी, खैर। तो वो एक दूसरे को जब सुनती हैं ना, तो वो उनको बड़ा एक उससे बड़ी एक ना बहुत उनमें एक पॉजिटिव एक इफेक्ट आता है कि भाई अच्छा, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा डिवोर्स का इशू नहीं हुआ, या सिर्फ मेरी ही डिवोर्स, दुनिया में मैं ही सिर्फ नहीं हूँ जिसकी डिवोर्स हुई है, बाकी भी लोग हैं, बाकी भी देखें कितना रेशो इसका इंक्रीज हो रहा है वैसे भी डे बाय डे। लेकिन जब तक आपके सामने एक रियलिटी चेक नहीं होगा ना, तब तक आप इस चीज को एडमिट नहीं कर सकेंगे कि यार वाकई में, वरना इंसान अपने आप को ही समझता है कि यार मैं, मेरे ही साथ इस तरह हुआ है। इसके अलावा जितने भी एनजीओज हैं, अब वो विजिट कर सकते हैं, इवन कि आप काउंसलर को विजिट कर सकते हैं। वो काउंसलर खुद, उनके पास वो ग्रुप सेशंस लेते हैं, ग्रुप थेरेपीज होती है। वो ग्रुप थेरेपीज का मकसद ही ये होता है कि आप जितने भी जो क्लाइंट्स हैं उनको आपस में उनका इनकाउंटर करवाएं, उनको मिलवाएं, वो आपस में एक दूसरे को अपने प्रॉब्लम्स बताएं, कि जिससे एटलीस्ट उनके अंदर जो है ना, वो ये एक उम्मीद आ जाए कि भाई आई एम नॉट द वन, मैं अकेला नहीं हूँ। इवन कि वो लोग कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, एक ग्रुप सेशन में, ग्रुप थेरेपी में, जाहिर है कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो इनिशियली आए होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो बिल्कुल ही इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, और वो मतलब लाइक दे आर डन विद द सेशंस, और वो टोटल रिकवरी में होते हैं। तो उन रिकवरी वाले लोगों को देखकर भी जो इनिशियली जिनका प्रॉब्लम जनरेट हुआ होता है, वो जब उनको देखते हैं तो दे गेट मोटिवेटेड कि अभी हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह से इसने कोप कर लिया, जिस तरह से ये इस प्रॉब्लम से निकल चुका है, तो हम भी इस तरह कर सकते हैं। हम लोग भी, अगर हम लोगों के अंदर थोड़ी इंसाइट है, तो हम भी इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं। ठीक हो गया। So there's another question that says what is the difference between anxiety and depression? ओके, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, देखिए
दो बहुत अलग चीज़ें हैं। ये इन चीज़ों को ऑब्वियसली लोग अमूमन इंटरमिक्स कर देते हैं। डिप्रेशन का मैंने अभी अपने इस पूरे सेशन में भी बताया कि सिर्फ दो चीज़ें हैं। वन इज़ द लो मूड एंड अपसेट बिहेवियर एंड द अदर इज़ द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी काम में दिल ना लगना और अपसेट बिहेवियर। एंड एज फार एज द एंजाइटी इज कंसर्न, देखें एंजाइटी जो है वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड टेंशन है। अभी एक टास्क हुआ नहीं है और मुझे प्रायरली उसके बारे में जो एक एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, जो मुझे फीलिंग्स आ रही होती हैं, दैट इज नोन एज एंजाइटी। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम के बारे में जो मुझे एक एक्सपीरियंस हो रहा होगा ना, वो डिप्रेशन नहीं होगा, वो एंजाइटी होगी, क्योंकि अभी वो एक इवेंट अकर हुआ नहीं है, अभी वो हुआ नहीं है और मुझे ऑलरेडी उसके कुछ सिम्टम्स, मतलब प्रायरली मैं सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने लग गई हूँ। ये चीज हो सकती है। और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन जो ऐसी चीज की जो गुजर चुकी है, मतलब जो आपके साथ हो चुका है, जो पास्ट का एक वाक्य है, वो उससे रिलेटेड हो सकता है कि मतलब एक इवेंट मेरे साथ, मतलब मेरा रिजल्ट आ गया, मैं अल्लाह ना करे फेल हो गई, तो वो जो एक सिचुएशन है कि मतलब वो पास्ट के बाद जो उसका एक इम्पैक्ट होता है एक पर्सन के ऊपर, तो दैट इज नोन एज डिप्रेशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा शायद। हाँ जी। अच्छा, there's another question that says कि can depression cause physical pain? यस एग्जैक्टली। देखिए जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अल्टीमेटली वो फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ वो कोरिलेट करते हैं, क्योंकि जो डिप्रेशन है, जाहिर सी बात है जब एक डिप्रेशन इंसान एक्सपीरियंस करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लें कि किसी भी कोई दो पर्सन हैं, उनकी आपस में डिवोर्स हो गई है, अगर उनकी डिवोर्स हो गई है तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि उनका हेडेक नहीं होगा उनको, या उनको फिजिकल सिम्टम्स अपीयर नहीं होगी, उनको फिटीग होगा, उनको उनको नाउजिया फील होगा, उनको हेडेक मतलब मिग्रेन वगैरह। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली सेवेरिटी पे, कि अगर उनका डिप्रेशन का सेवेरिटी लेवल जिस तरह का है तो ऑब्वियसली फिर जो उनकी जो फिजिकल सिम्टम्स है वो भी उस लेवल की हो सकती हैं। जैसे हमें कॉमनली जिस थोड़ा बहुत डिप्रेशन, जैसे मेरा आजकल वर्कलोड ज़रा ज़्यादा है तो मुझे भी थोड़ा बहुत हो जाता है डिप्रेशन, और उसका वो एकदम से जैसे ही मुझे ऐसे डिप्रेसिव सिम्टम्स मुझे ऐसा लगता है मैं एक्सपीरियंस करी हूँ, तो मेरे सर में अल्टीमेटली दर्द करता है, तो वो को रिलेटेड है डायरेक्टली विद द फिजिकल सिम्टम्स एज वेल। हो गया, सही हो गया। सो अच्छा जी, द लिसनर डॉट पी के ग्रुप थेरेपी, द लिसनर डॉट पी के ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड नहीं करता, हम सेपरेट थेरेपी सेशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया एंड आई टॉक टू द सीईओ एंड वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट एज वेल। So there's another question that says, मैम आता है हर वक्त, please tell me some solution for it. सॉरी सॉरी, यू वर ऑडिबल, मैं सुन रोना, नहीं सकी। it says मैम रोना आता है हर वक्त, please tell some solution for it. देखिए रोना ये तो रोना जो है ना, वो सबसे पहले तो मैं आपको रोने की पॉजिटिव चीज बताती हूँ कि रोना इजंट अ बैड थिंग, बिकॉज ये जो क्राइंग है ना, ये एक ब्लेसिंग है। वो इसलिए क्योंकि जब इंसान रोता है ना तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक जो बड़ा एक कॉमन हार्मोन है विच इज नोन एज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हमारा एक ऐसा बॉडी में हार्मोन है जो कि जब रिलीज होता है तो ये नेचुरल पेन किलर है। देखिए अल्लाह पाक की तरफ से ये अमूमन आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि रोने के बाद दिल हल्का हो जाता है, बड़ा रोने के बाद इंसान बड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये चीज है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं तो रोने के बाद रिलैक्स हो जाती हूँ। तो ये चीज है कि लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि मुझे हर वक्त हर चीज पे आता है, तो देखें ये तो ऑब्वियसली जब तक वो बैकग्राउंड मुझे पूरा नहीं डिस्क्राइब करेंगी कि उसकी क्या रीजन है, वो क्यों और ये कब से उनको चलता आ रहा है, जब तक ऑब्वियसली टाइम ड्यूरेशन और उनकी प्रॉपर सिम्टम्स नहीं पता चलेंगी तो वो उस तरह से। लेकिन यही है, इसमें यही हो सकता है कि आप जितना हो सके अपने आप को इंगेज रखें, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज रखें। देखें जरूरी नहीं है कि आप अपनी कोई हॉबी ढूंढ सकते हैं। आप कुछ भी ना हो, यू कैन डू जर्नलिंग। आप जर्नलिंग का मतलब होता है कि आप अपनी डेली की रूटीन के बारे में लिखें, और वो चीज़ बड़ी इफेक्टिव होती है। मतलब आप जब अपनी रूटीन के बारे में लिखते हैं रोज, तो आपको पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस, अच्छा आज मैंने ये किया, अपकमिंग डे में मैं क्या करने वाली हूँ। तो वो उसमें ये है कि एक तो एक तरह से अपने आप को बिजी रखने का भी तरीका है, एट द सेम टाइम ये कि आपके पास आपकी रिकॉर्ड कीपिंग, आप खुद अपने आप को मॉनिटर कर रहे होते हैं जर्नलिंग के जरिए। ये भी हो सकता है। डिफरेंट इसमें चीज़ें आ सकती हैं। इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक आप अपनी, जैसे डीप ब्रीदिंग कर सकती हैं आप। डीप ब्रीदिंग में सिंपली इसमें आप मतलब एक काम से सिचुएशन, आप एक पीसफुल से जगह पे बैठें, कमरे में आराम से रिलैक्स होके बैठें, टोटली बिल्कुल फ्री होके, और आप सिंपली डीप ब्रीद अगर करें,
इनहेल करें, एक्सहेल करें, तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। ये बेसिकली एक थेरेप्यूटिक टेक्निक है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लेकिन अभी मैं इन जनरल प्रिसाइसली बता रही हूँ कि ताकि शायद उनको हेल्प आउट कर दे ये भी। ठीक हो गया। अच्छा नम्रा, देर ऑल्सो आस्किंग कि आपका कोई कॉन्टैक्ट वगैरह जिसके थ्रू आप थेरेपीज प्रोवाइड करती हैं ये जो मेरा ऑनलाइन? अभी खैर मैंने एज स्टार्ट नहीं लिया, बिकॉज जैसे आपने मेरे इंट्रो में ही बता दिया था कि मैं एक जॉब भी कर रही हूँ, और वहाँ से अभी आजकल तो मेरा बहुत वर्क, लेकिन मैंने ये अकाउंट बेसिकली बनाया ही इसलिए है कि जो साइकिया मेरा अकाउंट है, ये बेसिकली एक मेंटल हेल्थ सर्विस ही है। इसमें मैंने इसी चीज़ का इनिशिएटिव लेना है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा मेरा पेज ग्रो कर जाएगा तो देन इंशाल्लाह मैं उस चीज़ की तरफ भी प्रोग्रेस कर लूँगी। अभी ये है कि इफ समबडी नीड्स एनी असिस्टेंस तो वो मुझे इस अकाउंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक हो गया। सो आई गेस वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट। अच्छा, देयर इज अनदर क्वेश्चन, हाउ टू डील विद लेट नाइट थॉट्स ड्यू टू व्हिच नो स्लीप? अच्छा, मतलब इनको, यानी इनका मतलब है कि इनको रात को नींद नहीं आती? की वजह से मेरे ख्याल से नींद नहीं आती रात में। सॉरी सॉरी, मैं आपको सुन नहीं सकी। ओवर थिंकिंग की वजह से मेरे ख्याल से तो नींद ओवर, नहीं आती। अच्छा, ओवर थिंकिंग किस बारे में ये करती हैं आप? मुझे ये जिसने भी ठहरे, ये ये अगर मुझे मैसेज में ये भी देखें, ये जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना सर, थोड़ा बैकग्राउंड भी थोड़ा एक दो वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब कर देना तो जरा इजी हो जाएगा आप लोगों को बताने में। वरना जनरली तो ये कि वो तो मैं तो आपको जनरल पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग की देखें डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। क्या पता उनका वर्कलोड ज्यादा हो, क्या पता फैमिली की तरफ से किसी की तरफ से कोई ऐसा बिहेवियर आया हो, क्या पता रिलेशनशिप इश्यूज रहे हों, वो सारी वो सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें यही हो सकता है कि देखें, रात को नींद अगर किसी बंदे को नहीं आ रही इन जनरल भी, तो उसमें यही है कि आप एट द सेम टाइम वही फिर बात आ जाती है कि जितना हो सके इंसान अपने आप को ना इंगेज रखे। अब चाहे वो इंगेज जरूरी नहीं है कि आप कोई काम करके, आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ, मतलब इवन आप बातें करेंगे ना, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, तब भी आप थक जाते हैं, आपका माइंड। I guess we have lost connection. Let's just wait for a few more minutes. Alright, for the people who are just over here and just new to the Lister.pk, the Lister.pk हम हर सैटरडे को फ्री थेरेपी सेशंस ऑफर करते हैं, और आज जिस तरह से सैटरडे है तो आप फ्री थेरेपी सेशन ले भी सकते हैं। तो फॉर फ्री थेरेपी सेशन ऑल यू हैव टू डू इज आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर, ऑलराइट, I guess she has some sort of connection issues. Alright, so we'll end it over here. और the lister.pk हम free therapy sessions offer करते हैं सैटरडे को। अगर आपको free therapy session चाहिए तो आप हमें inbox पे अपना number और name drop कर दें, और once we have received your message, one of our representatives is going to contact you और फिर आपका session book हो जाएगा। Free therapy is only for Saturday, so please do not miss it. And thank you so much for joining. We'll be back with another very interesting topic next week. I guess already she's back. Okay, let's just try getting her in again. Okay, so if you're interested in getting a free therapy session, you can drop us a message और इसके बाद हम आपको free therapy session आपका book हो जाएगा. So, she's fine. Yes. And Namra, I guess you have some sort of connection issue at your end. Completely fine, I understand. I That's can't hear completely you. fine. I'm sorry, पता नहीं। Overthinking. हाँ, yes, you Can you hear me now? अब आ रही है। hello. हाँ, अब आ रही है आवाज। ओके, तो मैं जिसे बता रही थी कि अगर एक नॉर्मल रूटीन में आप ज्यादा अगर बोलेंगे ना, तब भी अल्टीमेटली आप खुद शायद ना थके, लेकिन आपका माइंड थक जाता है। और जब माइंड थकता है ना, बेसिकली जब आप
नींद आ जाए टाइम से। Oh, I guess we keep having connection issues, Namra. All right. Um, okay, so we have covered a lot of major things, major topics. But that's completely fine. We have this all the time. हर दफा हो जाता है, कोई issue नहीं है. अच्छा, so we'll just end it over here since we have covered almost everything. सब important चीजें हो गई. We've answered questions as well. So I'll end it on an ending note कि thank you so much for joining us. Thank you so much for giving us so much of your time और इतने अच्छे से explain करने का. So this has been a very great honor having you here at Listen.pk. You're all. Thank you for having me. Thank you so much. Alright, so for the people who are just joining in, the listener.pk, हम हर Saturday के free therapy sessions offer करते हैं. So if you want to avail this free therapy session, please drop us a message with your name and number and we can book a session for you. We'll be back with a very interesting topic next week as well. Stay tuned, prioritize your mental health and take care of yourself. Allah.